इसका। लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। देखिएगा, एक मिनट आता हूं मैं आपके पास। अगर आपकी फैक्ट्री में सारी यूनिट एक जैसी बनती हैं तो यूनिट के बेसिस पर बांट दो, क्योंकि सब एक जैसी बननी है, ना किसी पे ज़्यादा खर्चा होगा ना किसी पे कम, सब पे बराबर खर्चा होगा, तो यूनिट के बेसिस पर आप बांट सकते हैं। दूसरा तरीका है लेबर आवर्स के बेसिस पर बांटने का। लेबर आवर्स के बेसिस पर बांटने का तरीका यह है, जिस फैक्ट्री में लेबर काम करती है, मान लो चूड़ियाँ बन रही हैं किसी फैक्ट्री में, हाथ से बनती हैं, तो लेबर ही अगर मेन एलिमेंट है और सारे खर्चे लेबर से रिलेटेड हैं, लाइक लेबर होगी तभी पंखे चलेंगे, तभी एसी चलेंगे, तभी मशीन चलेंगी, तो लेबर से रिलेट कर दीजिए। अगर खर्चे मशीन से रिलेटेड हैं, कि ज़्यादातर खर्चा मशीनों से रिलेटेड है, बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई हैं, लेबर तो नाम के लिए है 2-4, बाकी बड़ी बड़ी मशीनें जैसे कोका कोला वगैरह बनती हैं, इसमें लेबर कहीं होती ही नहीं, कहीं लेबर नहीं होती। मशीनों पर ही कैन बनती हैं, मशीनों पर ही फिलिंग होती है, मशीनों पर ही पैकिंग होती है, मशीनों पर ही लेवल लगते हैं, इनके ऊपर सब काम मशीनों पर हो जाता है, कहीं किसी एम्प्लॉय का काम ही नहीं है। बिस्लरी वगैरह की जो बोतल बनती हैं, ये सारी बोतल्स बिना लेबर के बनती है, जीरो से लेकर लास्ट तक का काम मशीनों पर होता है, तो इसमें मशीन पर फोकस करिए, मशीन आवर्स के बेसिस पर निकालिए। कॉस्ट आता है एक बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। देखेगा, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट जनरल 3 बेस चलते हैं इसमें। एक तो है डायरेक्ट मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अगर आपको लगता है कि खर्चा, ओवरहेड का खर्चा मटेरियल से जुड़ा हुआ है तो मटेरियल से लिंक कर दीजिए। आपको लगता है लेबर से जुड़ा हुआ है तो लेबर से लिंक कर दीजिए। और आपको लगता है कि प्राइम कॉस्ट से जुड़ा हुआ है तो प्राइम कॉस्ट से लिंक कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपको खुद बताएगा। हम तो सिर्फ एक तरीका सीख रहे हैं कि आखिर किस किस तरह से निकाला जा सकता है। मुझे बताइए, बच्चों से पैसे कैसे रिकवर किए जा सकते हैं? पहले लिख लेते हैं इसे। बजटेड ओवरहेड, ये परसेंटेज है इसलिए मल्टीप्लाई बाई 100 होगा लास्ट में। बजटेड डायरेक्ट मटेरियल, बजटेड लेबर ओवरहेड डिवाइडेड बाई बजटेड डायरेक्ट लेबर, और बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाई बजटेड प्राइम कॉस्ट। ठीक है, इसे देखते हैं। अभी आता हूं आप लोग के पास। मटेरियल से जुड़ा हुआ कोई ओवरहेड का खर्चा बताएंगे? आपको एक याद दिलाता हूं, गोल्ड स्मिथ, सुनार। सुनार कैसे पैसा वसूल करते हैं? अगर आप सुनार के पास लेके जाओगे अपना सोना तो वो कहते हैं 10% मेकिंग चार्जेज हैं। इसे वो नाम देते हैं मेकिंग चार्ज, कि अगर मैं आपका गले का हार बनाऊंगा, नेकलेस बनाता हूँ, ईयर रिंग्स बनाता हूँ, या आपकी रिंग बनाता हूँ, अंगूठी वगैरह बनाता हूँ, कुछ भी, तो वो कहते हैं जितने रुपए का सोना है मैं उस पर 10% लूंगा। बताइए गोल्ड स्मिथ किस चीज से रिलेट कर रहा है खर्चे को? गोल्ड स्मिथ मटेरियल की कॉस्ट से रिलेट कर रहा है। 10 लाख का सोना तो वो उस सोने को बनाने के 1 लाख रुपए लेगा, सोने को बनाने यानी मेकिंग चार्ज, उसका नेकलेस बनाने के। 20 लाख का सोना है तो वो 2 लाख रुपए लेगा। मुझे बताइए वो किस चीज से लिंक कर रहा है खर्चे को? वो खर्चे को लिंक कर रहा है मटेरियल कॉस्ट से। तो आपके यहाँ पर गोल्ड स्मिथ मटेरियल कॉस्ट से लिंक करता है। तो इसी तरीके से सीए इंडस्ट्री लेबर कॉस्ट से लिंक करती है। सीए इंडस्ट्री जनरली वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं हमारे कितने एम्प्लॉय जा रहे हैं, कितने सीए जा रहे हैं। जो बड़ी बड़ी फर्में वो सीए को भेजती हैं ऑडिट करने, और आर्टिकल्स को भेजती हैं ऑडिट करने। वो जितने बंदे जाते हैं, जितना काम होता है, अकॉर्डिंगली पैसे लेते हैं, वो लेबर के बेसिस पर ले लेते हैं। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोचिंग के अंदर सोचिए कितने सारे तरीके हैं। मैं आपसे ऐसे पैसे ले सकता हूँ। पहला तरीका पैसे लेने का कि बैच स्टार्ट होने से पहले आपसे पूरी फीस ली, काम खत्म, ऑन द बेसिस ऑफ बैच हो गया, पूरे बैच का पैसा एक साथ। दूसरा तरीका, हर क्लास में, क्लास के बाहर एक लड़का है, सबकी पर्चियां काटने में लगा हुआ है, रोज काटता है वो पर्ची, हर क्लास के हिसाब से पैसा ले रहे हैं। तीसरा बेस हुआ टाइम के बेसिस पर, हर घंटे के पैसे। 1 घंटा जैसे मैंने क्लास में पढ़ाया, फिर मैं बोला 1 घंटा हो गया, सबकी पर्ची काटो 18-18 रुपए की। फिर 1 घंटा हो गया, फिर 18-18 रुपए की पर्ची काटो। तो क्लास में हर 1 घंटे में पर्चियां कट रही हैं कि जी कैसे खर्चा चल रहा है, कि हम हर घंटे के हिसाब से रिकवर करते हैं। घंटे के हिसाब से रिकवरी होती है जब आप कंसल्टेंसी देंगे। जब आप इन फ्यूचर चार्टर्ड बन जाएंगे, कंसल्टेंसी देंगे, तो कंसल्टेंसी चार्ज ऐसे रखे जाते हैं कि अगर आप मेरा 1 घंटा लोगे तो मैं आपसे 5,000 रुपये चार्ज करूंगा। कई बच्चों ने घर पे होम ट्यूशन पढ़ा होगा। होम ट्यूशन पढ़ाने जो आते हैं,
कई बार तो वो महीने का लेते हैं, पर मंथ 1000, 1200, 1500। कई बार वो लेते हैं घंटों का, कि 1 घंटे के 300 रुपये, 1 घंटे के 500 रुपये। तो टाइम के बेसिस पर भी पैसा रिकवर किया जा सकता है कस्टमर से। हमें कस्टमर के से पैसा वसूल करने के बारे में सोचना है। अभी आप ये सोचिए कि आप बिजनेसमैन हैं, आपको पैसा वसूल करना है, तो आप कस्टमर से घंटों के हिसाब से भी ले सकते हैं, आप पूरे के पूरे काम के भी ले सकते हैं, मटेरियल से भी रिलेट कर सकते हो, लेबर से, किसी भी एक चीज़ से रिलेट करो। पैसा हमें पूरा वसूल चाहिए। हमें 6 लाख रुपए हैं तो 6 लाख वसूल करने हैं। अभी आ जाएगा समझ में आपको थोड़ी देर में ही। अभी रिकवरी रेट चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट अधूरा है जब तक हम इससे अगले कॉन्सेप्ट पे ना पहुंचे, तो इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल उठाते हैं एक। एग्जाम्पल, बजटेड डेटा फॉर 2015। मैं मान लेता हूं 2015 के लिए बजटेड डेटा है। क्या क्या डेटा है देखते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब बजट है। मुझे लगता है ये सब खर्चा होगा 2015 में। इसे मान लेता हूं 50 लाख रुपए लगेंगे। लेबर मान लेता हूँ पूरे साल में 12,50,000 की लगेगी। ये एक काम नहीं है, बहुत सारे कामों पर। ये 50 लाख 50,000। तो मुझे लगता है कि मेरी बजटेड प्राइम कॉस्ट, सब कुछ बजट है। सोच रहा हूँ बस अपने मन में, क्या मैं फ्यूचर के लिए सोच सकता हूँ? यस। अगर मेरे पास इस साल 200 बच्चे हैं तो अगले साल मैं सोच सकता हूँ 300 बच्चे होंगे, उससे अगले साल 400, 450। अगर मैं गिर रहा हूँ, डिक्लाइनिंग हूँ, तो इस साल 200 बच्चे हैं तो अगले साल 150 होंगे। अगर मैं कांस्टेंट हूं तो इस साल भी 200, अगले साल भी 200। हम सभी अपना अपना बजट बना सकते हैं, हम सभी लोग बजट बना सकते हैं। आपको लग रहा है काम अच्छा चल रहा है तो ग्रोइंग बजट, आपको लग रहा है डिक्लाइन हो रहा है तो डिक्लाइनिंग बजट, आपको लग रहा है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बजट। हर कोई अपना बजट बना सकता है, सबको पता होता है फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, प्राइम कॉस्ट तक आ गए। मुझे लगता है फैक्ट्री ओवरहेड, ये कैसे आए होंगे? प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करके। ये 50 लाख रुपए हैं। ओके, आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है बजटेड लेबर आर्ट्स, सब कुछ बजट है, फ्यूचर के लिए बना रहे हैं 2015 के लिए। 50,000 आर्ट्स। मशीन आर्ट्स 10,000। मुझे लगता है मशीनें 10,000 घंटे काम करेंगी। यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस, प्रोडक्शन, मुझे लगता है जो प्रोडक्शन होगा वो 1 लाख यूनिट्स का होगा। ठीक है, कैलकुलेट वेरियस रिकवरी रेट्स। रिकवरी रेट, एब्जॉर्प्शन रेट, चार्जिंग रेट, कुछ भी बोल सकते हो आप इसे। सॉल्यूशन, मुझे बताइए प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकली रेट अप्लाई होगा वो खूब सारे अप्लाई होंगे या कोई एक? तो मैं आपको बता दूं, कोई एक रेट अप्लाई होगा। मैं आपसे ऐसा नहीं कर सकता पूरे बैच की फीस ले लूं, फिर मैं आपसे हर क्लास में भी फीस लूं, फिर हर घंटे भी फीस लूं। कोई एक तरीका अपनाइए, या तो पूरे बैच की एक साथ ले लो, या फिर हर क्लास के हिसाब से लो, या घंटों के हिसाब से लो। तो कोई एक तरीका अप्लाई होता है। अभी हम सीख रहे हैं क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किस किस तरह से वसूली की जा सकती है। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं देखते हैं, फिर इनमें से कोई एक तरीका हम फाइनल करेंगे। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। लेबर आवर्स के बेसिस पर निकाल लेते हैं। बताइए कैसे निकलेगा रिकवरी रेट? रिकवरी रेट इक्वल्स टू बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर्स। ओके, बजटेड ओवरहेड है मेरे पास 50 लैक्स,
और बजटेड लेबर आवर्स है मेरे पास 50,000 ₹100 पर लेबर आवर। तो मेरी लेबर अगर कहीं पर भी 1 घंटा काम करेगी तो मैं उस चीज के ऊपर 100 रुपये ओवरहेड के लगा दूंगा। 50 लाख डिवाइडेड बाई 50,000, 100 रुपये, ठीक है। अब मान लीजिए आप मेरी फैक्ट्री में आते हो, आप मेरी फैक्ट्री में आके कहते हो कि जी मेरा ना ये काम कर दो आप, और इसे 3 घंटे लगेंगे। अगर आपके काम पर 3 घंटे लगने हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा देखो जी मेरा जो रिकवरी रेट है वो है 1 घंटे लेबर काम करेगी तो 100 रुपये ओवरहेड के लेते हैं। अब आपके काम पर अगर 3 घंटे काम लगेगा, आपका काम 3 घंटे में होना है, तो बताइए आपके ऊपर मैं कितना खर्चा चार्ज करूं, आपसे कितना रिकवर करूं, तो मैं आपसे 300 रुपये ले लूँगा। इस तरह से हम सामने वाले से खर्चा वसूल करते हैं या रिकवर करते हैं। तो इस खर्चे को वसूल करने के अलग अलग खूब सारे तरीके हैं, वो तरीके अभी हम देख रहे हैं। अब लेते हैं दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर। मुझे लगता है मशीन से रिलेट करो खर्चों को, किसी एक चीज़ से रिलेट करने। ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, अगर आपको लगता है मशीन से रिलेट करना है तो बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाई बजटेड मशीन आवर्स। 50 लाख रुपए ओवरहेड हैं और मशीन आवर्स हैं 10,000 आवर्स, ₹500 पर मशीन आवर। मशीन 1 घंटा काम करेगी तो हम आपसे 500 रुपये लेंगे। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स और प्रोडक्शन, कोई भी एक तरीका अप्लाई कर लो, हमें तो खर्चा वसूल करना है। बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाई बजटेड प्रोडक्शन। ओके, बजटेड ओवरहेड 50 लाख, बजटेड प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट्स। तो आपसे वसूली कर लेते हैं हम 50 रुपये पर यूनिट। 1 यूनिट बनेगी तो 50 रुपये के ओवरहेड लगेंगे। अच्छा, सारे तरीके अप्लाई करेंगे क्या? ना जी ना, कोई एक तरीका अप्लाई होगा, कोई एक तरीका जो आपको ज़्यादा ठीक लगता हो। ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाई बजटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई 100। तो जी बजटेड ओवरहेड है 50 लाख रुपए, मटेरियल कॉस्ट है 50 लाख, 100% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अगर 100 रुपये का मटेरियल लगेगा तो हम आपसे 100 रुपये के ओवरहेड लेंगे, 200 रुपये का मटेरियल लगेगा तो हम आपसे 200 रुपये ओवरहेड के लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाई बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई 100। 50 लाख के ओवरहेड, लेबर कॉस्ट 12.5 लैक्स, तो भैया 400% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। लेबर अगर 100 रुपये की तो ओवरहेड 400 रुपये दो। एंड लास्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाई बजटेड प्राइम कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई 100। 50 लाख के ओवरहेड,
और प्राइम कॉस्ट आई थी 1 करोड़ या 100 लैक्स, 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइम कॉस्ट 100 रुपये है तो ओवरहेड सिर्फ 50 रुपये आपको पे करने होंगे। इस तरह से हमारे पास ये सारा काम चलता है। ओके, ये सारा कार्यक्रम हमारे पास चलता रहता है। बहुत सिंपल था। पहले प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करिए, प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए उसके बाद में उस खर्चे को आप जान चुके हैं कितना खर्चा होना है। जैसे P1 डिपार्टमेंट के 10 लाख रुपए, P2 डिपार्टमेंट के 20 लाख रुपए हमें पता चल गए। अब P1 डिपार्टमेंट के खर्चे कस्टमर पे कैसे चार्ज करने हैं, P2 डिपार्टमेंट के खर्चे कस्टमर पे कैसे चार्ज करने हैं, उसके लिए एक रिकवरी रेट निकाल लिया। खर्चा फ्यूचर में होना है। अब वो कस्टमर आता रहेगा, हम उस पर चार्ज करते रहेंगे, पूरे साल में वसूली हो जाएगी। किस तरीके से देखेगा। अब क्या होगा, मैंने सोचा कि मेरे ओवरहेड होंगे कोचिंग के 6 लाख रुपए और स्टूडेंट आएंगे 100। ओके, रिकवरी रेट बताइए पर स्टूडेंट। अगर मैं पर स्टूडेंट निकालूँ तो रिकवरी रेट पर स्टूडेंट 6 लाख रुपए, 100 स्टूडेंट्स, ये आ गए मेरे पास ₹6000 पर स्टूडेंट। मुझे हर स्टूडेंट से 6000 रुपये ओवरहेड के लेने हैं। ओके, अब मेरे पास पहला स्टूडेंट आया, स्टूडेंट नंबर 1। मैं उससे कहूँगा डायरेक्ट मटेरियल के दो, डायरेक्ट लेबर के दो 4000 रुपये, प्लस ओवरहेड के दो 6000 रुपये। प्रॉफिट मुझे चाहिए नहीं, 10,000 फीस दे दो। ठीक है, बताइए एक बच्चा आया, मेरे कितने पैसे ओवरहेड क्या गए, 6000 रुपये वसूल हो गए। ओके, फिर एक और स्टूडेंट आया, स्टूडेंट नंबर 2। इससे मैं बोला 4000 रुपये इसको दो, 6000 रुपये ओवरहेड के दो, टोटल फीस 10,000, 6000 रुपये और आ गए। ऐसे ही करते 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 कितने स्टूडेंट आएंगे, 100 स्टूडेंट आएंगे। 100वें स्टूडेंट से भी मैं 4000 रुपये, वो 6000 रुपये मैंने ओवरहेड के लिए, 10,000 उससे फीस ली। तो 100 स्टूडेंट तक पहुँचते पहुँचते हर स्टूडेंट से मैंने 6000 रुपये ओवरहेड के लिए, टोटल 100 स्टूडेंट 6 लाख रुपए मैंने वसूल कर लिए। इसे कहते हैं रिकवरी। तो आप क्या करेंगे, बैच स्टार्ट होने से पहले आप रिकवरी रेट निकालेंगे। हमें क्या करना होता होगा, बैच स्टार्ट होने से पहले, बैच स्टार्ट होने 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, हमें 3 महीने पहले ही खर्चों का एस्टिमेशन लगाना होता है। कितने बच्चे आएंगे इस चीज़ का आइडिया लगाना होता है, और इस खर्चे और नंबर ऑफ स्टूडेंट का आइडिया लगा के रिकवरी रेट एस्टेब्लिश करते हैं। फिर हम फीस बना देते हैं। बच्चा आता है 2 महीने के बाद, रजिस्ट्रेशन चालू हो जाते हैं, रजिस्ट्रेशन चलता रहता है चलता रहता है। एक एक बच्चा जैसे जैसे आता जाएगा मेरे पास उससे ओवरहेड के नाम पर 6-6 हज़ार रुपये आते जाएंगे। 100 बच्चे जैसे ही आ गए मेरे पास 6 लाख रुपये पहुँच गए, मेरे ओवरहेड कवर हो गए। अगर कोई इससे फालतू आ गया उससे मुझे फालतू पैसा मिल जाएगा, कम आया तो मेरा नुकसान। ये देखिए बजटेड है, ये एक्चुअल नहीं है। अगर बाई चांस 110 स्टूडेंट आ गए तो मैंने उनसे कितने पैसे वसूल कर लिए, 6,60,000, 60,000 रुपये फालतू वसूल कर लिए। इसे बोलते हैं ओवर वसूली, ओवर रिकवरी। आपने ज़्यादा वसूल कर लिए। और अगर मेरे पास 90 स्टूडेंट आए तो मैं सिर्फ 5,40,000 वसूल कर पाया, जबकि खर्च 6 लाख होने हैं, तो 60,000 मैं अभी वसूल नहीं कर पाया इस बार। इसे बोलते हैं अंडर रिकवरी। तो अगर आपने कम वसूल करे तो ये आपका नुकसान है, आपने ज़्यादा वसूल करे तो ये आपका फ़ायदा है। तो हर साल थोड़ा फ़ायदा थोड़ा नुकसान होता रहता है। कभी ज़्यादा वसूली हो जाती है, कभी कम, कभी ज़्यादा वसूल कभी कम। रीजन जो हम सोचते हैं एग्जैक्ट ऐसा ही थोड़ी होगा। अगर मैंने सोचा 100 बच्चे हैं तो एकदम ऐसा थोड़ी है कि 100 के बाद में एक ही बच्चा है तो मैं कह दूंगा भाग जा, हम 100 से ज़्यादा नहीं पढ़ाते। या 90 स्टूडेंट आए तो मैं सड़क से पकड़ पकड़ के थोड़ी लाऊंगा कि भाई 10 स्टूडेंट मेरी क्लास में, चलो मेरे 100 बच्चे पूरे कर दो वरना मेरे ओवरहेड रिकवर नहीं होंगे। ऐसा नहीं होता। आपने जो दिमाग में सोचा है उससे या तो कम होंगे या ज़्यादा, 100 के 100 हों ऐसा बड़ा मुश्किल है। आपने 100 सोचे हैं तो 101 या 2 हो सकते हैं, 98 या 99 हो सकते हैं। तो थोड़ा बहुत अप डाउन रहेगा। तो मान लो 98 स्टूडेंट आए, 2 बच्चों पे 6,000 रुपये नहीं आ पाए आपकी जेब में, कोई बात नहीं, 12,000 का नुकसान झेल लो। और अगर 102 आ गए तो 12,000 का फ़ायदा हो गया। तो कभी फ़ायदा कभी नुकसान चलता रहता है, सेट ऑफ हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, देखेगा, सबसे पहले हमने प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करा, ओवरहेड निकाले।
अब हमने ये सोचा रिकवर कैसे करेंगे। अब जरा देखिए क्या एक और सीन हमारे सामने आने वाला है। मान लीजिए मेरे पास, मैंने सोचा 6 लाख के खर्चे होंगे। ओके, 6 लाख रुपए के मेरे ओवरहेड होंगे। $6 लाख के ओवरहेड होंगे और मैंने सोचा 100 स्टूडेंट आएंगे। पर स्टूडेंट रिकवरी रेट निकाला मैंने, 6 लाख डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू ₹6,000 पर स्टूडेंट। ओके, ये ₹6,000 पर स्टूडेंट मैं वसूल करना चालू कर देता हूँ। ओके, अब मान लीजिए मेरा खर्चा हुआ 6 लाख, लेकिन स्टूडेंट सिर्फ 95 आए, तो मैं कितना पैसा वसूल कर पाया हूँगा? इंटू 5,70,000। अब देखिए मेरे पास सिर्फ 5,70,000 रुपये ही रिकवर हो पाए। खर्चा 6 लाख ही हुआ है, लेकिन मैं बच्चों से वसूल कितना कर पाया? एक बच्चे से 6,000 लिए, बच्चे 95 आए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? 5,70,000, 30,000 रुपये मुझे कम मिले। ऐसे ही अगर 105 हो गए तो मैंने बच्चों से 105 की जगह 110 कर देता हूँ, 6,60,000 वसूल कर लिए। तो इसे कहते हैं कि आपने कम रिकवर करे, अंडर रिकवरी, और इसे कहते हैं आपने ज़्यादा रिकवर करे, ओवर रिकवरी। ये कॉन्सेप्ट समझना है और इसका ट्रीटमेंट समझना है और काम ख़त्म हो जाएगा। देखेगा, अब हम लिखते हैं अपने पास फोर्थ, अंडर ओवर रिकवरी, अंडर एंड ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। अब अगर ये लास्ट कॉन्सेप्ट है तो एक बार मैं पूरा का पूरा समराइज इसी के साथ कर देता हूँ। स्टेप 1 हमारा क्या होता है? स्टेप 1 हमारा होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या करते थे? पहले खर्चों का एस्टिमेशन करते थे जो क्वेश्चन में गिवन होता है, फिर एलोकेशन करते थे एंड अपॉर्शनमेंट करते थे। ओके, ठीक है। स्टेप 2, हमारे पास होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपेंसेज ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड among प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो एक्सपेंस सर्विस डिपार्टमेंट के बांटते थे। थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी रेट। फिर रिकवरी रेट निकालिए। टू चार्ज एक्सपेक्टेड ओवरहेड या बजटेड ओवरहेड ओवर द कस्टमर या टू कस्टमर। ठीक है, कस्टमर पे खर्चा चार्ज कर दिया। स्टेप 4 यहां से आता है। अब देखिए यहां तक की सिचुएशन बताता हूं। ईयर स्टार्ट होने से पहले, जैसे मेरे को 2015 की बात करूं मैं, ईयर स्टार्ट होने से पहले बजट बनाऊंगा 2015 का कितने खर्चे होंगे, फिर 2015 के लिए रिकवरी रेट निकालूंगा। मैंने रिकवरी रेट निकाल लिया 6,000 रुपये एक स्टूडेंट से। अब जैसे मेरे पास बच्चे आते जाएंगे उनसे 6,000 रुपये लेता जाऊंगा। कैसे? जैसे बच्चा मेरे पास आया, पहला स्टूडेंट आया, फर्स्ट स्टूडेंट, मैं उससे कहूँगा डायरेक्ट मटेरियल के पैसे दो, डायरेक्ट लेबर के पैसे दो, प्लस 6,000 रुपये ओवरहेड के दो। किस तरह से? देखिए पहला स्टूडेंट आया मेरे ऑफिस में,
मैं उससे कहूँगा भाई प्राइम कॉस्ट दो। प्राइम कॉस्ट में मान लेता हूँ बुक और वेजेज, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर 4,000 रुपये। फिर मैं उससे कहूँगा लाओ ओवरहेड के दो 6,000 रुपये, लाओ भाई फीस दे दो 10,000। प्रॉफिट में ले ही नहीं रहा उससे, ठीक है। पहले बच्चे से मैंने 6,000 रिकवर करे, फिर दूसरे बच्चे से 6,000, फिर तीसरे बच्चे से 6,000। मैं पूरे साल यही करता रहूँगा, हर बच्चे से 6,000 रुपये ओवरहेड के लेता रहूँगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं रिकवरी ऑफ ओवरहेड, रिकवरी ऑफ ओवरहेड या चार्जिंग ऑफ ओवरहेड ड्यूरिंग द ईयर। ऑन द बेसिस ऑफ recovery rate calculated at the beginning of the year। तो ईयर के स्टार्टिंग में आपने रिकवरी रेट निकाला होगा, उस रिकवरी रेट के बेसिस पर पूरे साल खर्चों को वसूल करते रहिए अपने क्लाइंट से। स्टेप 5, इसके बाद में ईयर एंड पर एक्चुअल खर्चे कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट एक्चुअल ओवरहेड। एक्चुअल ओवरहेड तो बैच खत्म होने के बाद पता चलेंगे मुझे। बच्चे से फीस कब लूंगा? बैच स्टार्ट होने से पहले। ये सोचूंगा इतनी लाइट लगेगी, इतना रेंट लगेगा, लेकिन एक्चुअल में कितना रेंट लगा, कितनी लाइट लगी, कब पता चलेगा? बैच खत्म होने पर। जब पूरा बैच खत्म हो जाएगा तब सारे खर्चों को जोड़ूंगा, तब मुझे पता चलेगा फायदे में रहा या नुकसान में रहा, पैसा वसूल कर पाया या नहीं। कैलकुलेट एक्चुअल ओवरहेड एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंस को जोड़ लीजिए। स्टेप 6, कैलकुलेट ओवर अंडर रिकवरी इफ एनी। if any, and do accounting treatment of over under recovery। अंडर ओवर रिकवरी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करिए, काम खत्म। ये हमारे पास पूरी सिचुएशन है। पहले प्राइमरी करो, फिर सेकेंडरी करो, रिकवरी रेट निकालो। ये तीनों काम होते हैं ईयर स्टार्ट होने से पहले। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों खर्चे आ गए। ये दोनों खर्चे फिर रिकवरी रेट निकालिए। ये ईयर स्टार्ट होने से पहले होता है, बैच स्टार्ट होने से पहले हम ये कैलकुलेशन करते हैं। फिर बच्चे आने चालू हो जाते हैं, एक एक बच्चे से मैं 6,000 रुपये लेता जाऊँगा। जब बैच खत्म होगा तो एक्चुअल खर्चे पता चलेंगे ईयर एंड होने पर, और तब मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करूंगा ओवर अंडर रिकवरी का। इसे ऐसे समझते हैं, देखिएगा। प्राइमरी एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, जैसे मैं यहां लिख देता हूं 1 जनवरी 2015, मान लेते हैं 1 जनवरी 2015 के स्टार्टिंग की बात चल रही है। फिर ड्यूरिंग द ईयर मान लेता हूं 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2016 तक, 15 तक, ठीक है। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी 31 दिसंबर 2015, ठीक है। इस तरह से सिचुएशन ले लेता हूं। ओके, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर आप क्या करेंगे? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी रेट, ठीक है।
ये स्टार्टिंग में करा आपने। इसके बाद में ड्यूरिंग द ईयर क्या करेंगे, रिकवर और चार्ज, रिकवर और चार्ज और एब्जॉर्ब ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी रेट। जो रिकवरी रेट आपने निकाला था, एक बच्चे से कितने पैसे लेने हैं, उस बेसिस पर अब ओवरहेड वसूल करना या रिकवर करना चालू कर दीजिए। ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट एक्चुअल एक्सपेंस, कैलकुलेट एक्चुअल ओवरहेड। ठीक है, एक्चुअल ओवरहेड कम कैलकुलेट करिए एंड कंपेयर विद रिकवर्ड ओवरहेड। जितने खर्चे आपने बच्चों से वसूल किए हैं, बच्चों से 6 लाख रुपए वसूल किए नहीं, वो चेक करो। रिकवर्ड ओवरहेड रिकवर कर लीजिए, ये करिए पहले। फिर डिस्पोजल ऑफ अंडर ओवर रिकवरी if there is any difference between actual and recovered overhead। ठीक है, इसके बाद में क्या करिए, एक्चुअल ओवरहेड को कैलकुलेट करिए, उन्हें कंपेयर करिए रिकवर्ड जो करा है बच्चों से उसके साथ, और अगर कोई ओवर अंडर रिकवरी है, ओवर अंडर रिकवरी यानी एक्चुअल और रिकवर्ड ओवरहेड में फ़र्क, तो उसका डिस्पोजल करिए। ठीक है, ये हमारे पास पूरी प्रोसेस रहेगी। समझते हैं क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं, कब ओवर रिकवरी है, कब अंडर रिकवरी है, वो देखते हैं। सिचुएशन ये क्लियर है आपको। स्टार्टिंग में प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एस्टिमेशन होगा पूरे साल के खर्चों का, रिकवरी रेट निकाला जाएगा। 2015 के स्टार्टिंग में 2015 के खर्चों का एस्टिमेशन होगा और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब करा के रिकवरी रेट निकाला जाएगा पहली तारीख में। उसके बाद में बच्चा आना चालू होगा, उस बच्चे से 6-6 हज़ार रुपये रिकवर किए जाएंगे। 6-6 हज़ार रुपये लेते रहो पूरे साल। फिर साल के एंड में जाके देखो जो पैसा आपने बच्चे से लिया है, क्या वो पैसा एक्चुअल एक्सपेंस से कम है, ज़्यादा है या बराबर है। अगर आपने जो पैसा बच्चे से लिया है वो सिचुएशन फर्स्ट रिकवर्ड या एब्जॉर्ब्ड, इसे एब्जॉर्ब्ड बोलते हैं जनरली, फेमस है, या चार्ज या फिर अप्लाइड ओवरहेड हायर देन एक्चुअल ओवरहेड। अगर ये सिचुएशन है तो एक्चुअल ओवरहेड से ज़्यादा है रिकवर, यानी बच्चे से आपने ज़्यादा पैसे ले लिए, ओवर रिकवरी या ओवर एब्जॉर्प्शन, ओवर रिकवरी और ओवर एब्जॉर्प्शन, ज़्यादा पैसा वसूल कर लिया, हुआ कम है। अगर ऐसा है तो ये सिचुएशन है प्रॉफिट की। आपने बच्चे से ज़्यादा पैसा ले लिया, कोई बात नहीं, प्रॉफिट की सिचुएशन है। ओके। सेकंड, रिकवर्ड ओवरहेड, आपने बच्चे से जो पैसा रिकवर किया है लेस देन एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड से कम है, तो आपने बच्चे से कम लिया, अंडर रिकवरी, कम पैसा वसूल किया। अरे कम पैसा वसूल किया, अब क्या कर सकते हैं बताइए। क्या मैं बच्चे से कह सकता हूँ भैया मेरे को और पैसा दे दो, मैंने कम लिया है? नहीं कह सकता। बच्चा कहेगा मैं तो फुल फी दे चुका हूँ। अगर मैं बच्चे से कहूँ कि बेटा मैंने तुमसे कम पैसे लिए हैं, मुझे और फीस दे दो, बच्चा पैसे नहीं देगा, वो कहेगा सर मैं तो फुल फी दे चुका हूँ। आपको पहले बोलना चाहिए था, ये कोई बच्चा नहीं देता पैसे। ठीक है, तो ये लॉस हो गया आपका। और थर्ड, रिकवर्ड ओवरहेड इक्वल्स टू एक्चुअल ओवरहेड,
तो इक्वल रिकवरी, नो प्रॉफिट नो लॉस, इक्वल रिकवरी नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, तो अगर आपके रिकवर्ड खर्चे एक्चुअल खर्चे से ज़्यादा हैं, ओवर रिकवरी, कम है अंडर रिकवरी, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, और बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं आखिर चल क्या रहा है। एग्जाम्पल उठाते हैं एक। मैं मान लेता हूं मेरा बजटेड ओवरहेड, ईयर स्टार्टिंग में होता है ये, बजटेड ओवरहेड है 5 लाख रुपए। ओके, और बजटेड लेबर आवर्स ईयर के स्टार्टिंग में, ये सब कुछ बजटेड लेबर आवर्स है मेरे 10,000 आवर्स। ओके, और क्वेश्चन कह रहा है ये रिकवरी का बेस है, बेसिस ऑफ रिकवरी। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको बताएगा एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ। ये ईयर एंड में पता चला होगा, एक्चुअल में खर्चा हुआ है 6 लाख रुपए। ओके, एंड एक्चुअल लेबर आवर्स, लेबर ने जो एक्चुअल में काम किया है पूरे साल वो किया है 11,000 आवर्स। बहुत आराम से समझिएगा, ये सिचुएशन आपको देगा। कैलकुलेट अंडर ओवर रिकवरी इफ एनी। सॉल्यूशन देखिएगा, सबसे पहले आपको रिकवरी रेट निकालना है। फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी रेट, ये ईयर के स्टार्टिंग में होता है। तो रिकवरी रेट निकालते हैं, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाई बजटेड लेबर आवर्स। बजटेड ओवरहेड 5 लाख और बजटेड लेबर आवर्स 10,000। ओके, तो मैं कह सकता हूँ 50 रुपये पर लेबर आवर, 1 घंटे के 50 रुपये मैंने निकाल लिए। ठीक है, अब ये क्या करा आपने, ईयर स्टार्टिंग पे निकाल लिया। अब आप जब भी लेबर 1 घंटा काम करेगी किसी चीज़ पर, मान लो आप मेरी फैक्ट्री में आते हो, आप कहते हो सर ये चीज़ कर दो, तो 5 घंटे लेबर काम करेगी, तो मैं कहूँगा अच्छा 5 घंटे लेबर काम करेगी, तो मैं खाते में अपने अकाउंट में लिख लूँगा कि आपसे मुझे कितने लेने ओवरहेड के। मेरे फैक्ट्री की लेबर 5 घंटे काम करेगी आपके ऊपर, तो मैं अपने पास लिख लूँगा कि मेरे को आपसे लेबर के 50 रुपये घंटे के हिसाब से, बताइए 5 घंटे के कितने, 5 घंटे के मैं आपसे 250 रुपये ले लूँगा। ऐसे मैं पूरे साल अपने खाते में चलाता रहूँगा, जो भी मेरे पास आएगा। लिखिएगा नोट, आपने रिकवरी रेट निकाल लिया। नो यूज ऑफ बजटेड ओवरहेड एंड बजटेड लेबर आवर्स आफ्टर कंप्यूटेशन ऑफ रिकवरी रेट। आपने एक बार रिकवरी रेट निकाल लिया, अब बजटरी वाले का कोई भी काम नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब हमारे लिए ये दोनों चीजें इररेलेवेंट हैं। होता क्या है, मैंने सोचा मेरा खर्चा 6 लाख होगा 1 जनवरी 2015 में, और मैंने सोचा 100 बच्चे आएंगे। ये मैंने सोचा, तो मैंने लगा लिया 6 लाख खर्चा होगा, 100 बच्चे आएंगे, एक बच्चे से 6,000 रुपये लेने ओवरहेड के। अब जब बच्चे आना चालू हो जाएंगे तो मेरे लिए अब बजट का कोई काम नहीं, अब तो एक्चुअल चालू हो जाएगा। अब मुझे देखना है एक्चुअल में कितने बच्चे आए, एक्चुअल में कितना खर्च हुआ। ठीक है, यहां पर लेबर आवर्स चल रहे हैं, तो मुझे लेबर 1 घंटा लेबर काम करेगी तो 50 रुपये वसूल करने हैं। सेकेंड पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ ओवर अंडर रिकवरी। कैलकुलेशन ऑफ ओवर अंडर रिकवरी। रिकवर्ड ओवरहेड, अब मैं पूरे साल में कितना खर्चा रिकवर करूंगा, जरा देखिए।
मेरे पास एक्चुअल में लेबर, इन दोनों का कोई काम नहीं। मैंने रिकवरी रेट निकाल लिया 50 रुपये 1 घंटा, अब इनका कोई काम नहीं। अब मैं देखूंगा लेबर कितने घंटे आई मेरे पास, 11,000 घंटे लेबर ने काम किया है। ओके, मैं कहूंगा 1 घंटे लेबर काम करती है तो मैं कितने रुपए लेता हूं कस्टमर से, 50 रुपये। मेरी फैक्ट्री में लेबर ने 11,000 घंटे काम किया है। एक बात बताओ, 11,000 घंटे कैसे काम किया होगा? 11,000 घंटे किसी प्रोडक्ट पे तो काम करा होगा, कोई प्रोडक्ट बनाया होगा, कोई आर्टिकल बनाया होगा, कोई यूनिट्स प्रोड्यूस किए होंगे, कुछ भी काम किया हो। तो लेबर जहां भी 1 घंटा काम करेगी, मैं उस चीज के ऊपर लिख दूंगा 50 रुपये खर्चा। लेबर ने मान लो मोबाइल बनाया, उस पर 50 रुपये लिख दो। लेबर ने कैलकुलेटर बनाया 1 घंटे में, 50 रुपये लिख दो। जो भी चीज लेबर ने 2 घंटे दीवार पे कील ठोकी, उस कील पे लिख दो 100 रुपये। तो हम हर जगह पे जहां लेबर काम करेगी उस हर प्रोडक्ट पे पैसे लिखते चले जाएंगे। तो लेबर ने पूरे साल 11,000 घंटे काम किए किसी ना किसी प्रोडक्ट पर, तो मैं 50 रुपये लिख दूंगा। बताइए मैंने टोटल कितने रुपए कस्टमर से वसूल कर लिए होंगे? कस्टमर के लिए काम करती है मेरी लेबर। मैंने कस्टमर से 5,50,000 वसूल कर लिए होंगे पूरे साल। अब ईयर एंड पे मैंने अपने एक्चुअल ओवरहेड का टोटल करा तो वो निकले 6 लाख रुपए। बताइए ओवर रिकवरी या अंडर रिकवरी, अंडर रिकवरी या एब्जॉर्प्शन? अंडर रिकवरी हो गई कि भैया हम तो 50,000 रुपये वसूल ही नहीं कर पाए, 6 लाख का खर्चा सिर्फ 5,50,000 वसूल कर पाए हैं। कोई बात नहीं, इतना तो वसूल किया, ये हमारे पास, इसे कहते हैं अंडर ओवर रिकवरी। ओके, ये चीज़ समझ में आती है। अब इस चीज़ का, अब ईयर एंड पे मुझे पता चल गया जी मेरी ओवर रिकवरी है या अंडर रिकवरी है। मुझे बताओ, मुझे कस्टमर से 6 लाख रुपए लेने थे, मेरे 6 लाख खर्च हुए हैं, पर मैं वसूल 5,50,000 ही कर पाया, 50,000 कम वसूल हुए। ईयर एंड हो चुका है। सोच के देखिए, इसी एग्जाम्पल को उठाते हैं। मैंने सोचा लेबर 10,000 घंटे काम करेगी, 5 लाख रुपए खर्च होंगे, हर घंटे के 50 रुपये कस्टमर से लूंगा। ओके, अब काम चालू हुआ। लेबर ने 1 घंटे काम करा, कस्टमर से 50 रुपये लिए। लेबर ने 2 घंटे काम करा, 100 रुपये ले लिए। 3 घंटे काम करा, जुड़ते जुड़ते पूरे साल में एंड तक आते आते 11,000 घंटे काम हो गया। 5,50,000 रुपये मैंने कस्टमर से वसूल कर लिए। अब मैंने खर्चों का टोटल करने बैठा तो मुझे पता चला जी खर्चे तो 6 लाख हो गए इस साल। अरे मेरे भाई 6 लाख खर्च हो गए, वसूल तो 550 हुए हैं। अब 50,000 रुपये तो कस्टमर से वसूल हुए ही नहीं, ये मेरा अपना खुद का नुकसान है। इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाऊंगा। अब इसका ट्रीटमेंट समझते हैं। ईयर एंड पर आ जाइए और इसका ट्रीटमेंट करिए। देखिएगा लास्ट कॉन्सेप्ट, ट्रीटमेंट ऑफ, मैं आपको सिखा रहा हूं अंडर रिकवरी। ओवर रिकवरी इसका वाइस वर्सा है। आईपीसीसी में वैसे आपके एग्जाम में सिर्फ अंडर रिकवरी ही आती है। ट्रीटमेंट ऑफ अंडर रिकवरी, 3 ट्रीटमेंट हैं। ट्रीटमेंट नंबर 1, देखिए सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट, अमाउंट ऑफ अंडर रिकवरी is to be transferred to costing profit and loss account। तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अंडर रिकवरी को ले जाइए। ओके, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, इम्पैक्ट ये बढ़ेगा आपका करंट पीरियड का जितना भी प्रॉफिट है, करंट पीरियड प्रॉफिट विल डिक्रीज, वो कम हो जाएगा। भाई नुकसान हुआ है तो प्रॉफिट को कम करेगा। ठीक है, अभी इन्हें हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ करेंगे। अंडर रिकवरी के सारे ट्रीटमेंट को आराम से देखिएगा, दिक्कत आएगी अभी आपको। दूसरा ट्रीटमेंट, दूसरा ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट नंबर 2। बहुत ही सिंपल। ट्रीटमेंट नंबर 2 कहता है, ये सबसे बढ़िया है, अमाउंट ऑफ अंडर रिकवरी इज टू बी
कैरीड फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट पीरियड। ये क्या कहना चाहता है बताता हूं आपको। इम्पैक्ट, देखिए ये बड़ी अच्छी बात कहता है। ये कहता है देखो दुखी होने वाली कोई बात नहीं है, इस साल 50,000 रुपये कम वसूल हुए हैं, ये तो चलता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी नफ़ा कभी नुकसान, ये उस कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो ये कहता है कोई बात नहीं, आपका इस साल नुकसान हो गया, कोई इशू नहीं, आप इस नुकसान को अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दो, अगले साल फ़ायदा भी तो हो सकता है। मान लो अगले साल भी नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, उससे अगले साल फ़ायदा होगा। कभी आप कस्टमर से कम रिकवर कर रहे हो तो कभी ज़्यादा भी तो रिकवर करोगे। तो ये कहता है आप इसको ना एडजस्ट मत करो, बल्कि अगले साल एडजस्टमेंट के लिए ले जाओ। जैसे इनकम टैक्स में कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ होता है, तो आपका जो नुकसान है उसे राइट ऑफ मत करो, बल्कि अगले साल ले जाओ। तो जो नुकसान है अगले साल देख लेंगे। अगर अगले साल ले जाना है तो बताइए, नो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, नो इम्पैक्ट ऑन करंट पीरियड प्रॉफिट। तो करंट पीरियड के प्रॉफिट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये हमारे पास दो मेथड हुए। ये दोनों मेथड आसान हैं, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तीसरे मेथड में। पहले मैं आपको ये दोनों मेथड सिखाऊंगा, फिर तीसरे मेथड की तरफ हम आएंगे। ट्रीटमेंट नंबर 3, इस पर आएंगे पहले दो मेथड क्लियर होने के बाद। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाता हूँ इन दोनों मेथड के लिए, फिर वापस इस पर आऊंगा। एग्जाम्पल, ओवरहेड रिकवर्ड। ओवरहेड रिकवर्ड की बात की जाए 5 लाख रुपए। ठीक है, ओवरहेड जो आपके एक्चुअल में खर्च हुए वो हुए 6 लाख। ठीक है, अंडर रिकवरी बताइए कितनी हो गई। अंडर रिकवरी हो गई आपकी भैया 1 लाख रुपए कम रिकवर करे आपने। ओके, ठीक है। अब अगर मैं इसका ट्रीटमेंट करूं, ट्रीटमेंट नंबर 1 क्या कहता है? ट्रीटमेंट नंबर 1 कहता है ₹1 लाख इज टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 1 लाख रुपए को पीएल में ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताइए इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूं, आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए से कम हो जाएगा। करंट पीरियड प्रॉफिट will decrease by ₹1 लाख। ओके, ट्रीटमेंट नंबर 2 की बात की जाए तो बहुत सिंपल, ₹1 लाख इज टू बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट टू नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर देखना भैया इसका क्या करना है। ओके, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा प्रॉफिट पर? प्रॉफिट पर इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। ठीक है, इस तरीके से काम किया जाता है। ओके, ये हमारे पास आ गए दोनों ट्रीटमेंट। ये 2 मेथड हैं। अब आते हैं तीसरे की तरफ। अब इन दोनों ट्रीटमेंट को भूल जाते हैं, सिर्फ तीसरे की बात करेंगे, उसी में बच्चों को दिक्कत है। ट्रीटमेंट नंबर 3, ये मेथड है एनालिसिस ऑफ रीजन। ये कहता है कि आप ऐसे कुछ नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी से अगले साल ले जाओ, या फिर एनालिसिस ऑफ रीजन मेथड, ये अच्छा मेथड है। आता हूं अभी आपके पास एनालिसिस ऑफ रीजन मेथड। इस मेथड का क्या कहना है वो बात समझिए। इस मेथड को कई लोग सप्लीमेंट्री रेट मेथड भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस मेथड का कहना है कि आप कह रहे हो कि अंडर रिकवरी आई उसे पीएल में ले जाओ, दूसरा ट्रीटमेंट कह रहा है कि अंडर रिकवरी को अगले साल ले जाओ। ये कह रहा है क्यों, ये कह रहा है कि ऐसा हम क्यों करें। एनालिसिस ऑफ रीजन, पहले रीजन ढूंढो। ये कहता है रीजन ढूंढो, आखिर अंडर रिकवरी हुई क्यों, और वही
अगर नॉर्मल रीजन है तो क्या करना है, और एबनॉर्मल रीजन है तो क्या करना है। एबनॉर्मल रीजन है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, नॉर्मल रीजन है तो आपकी करंट ईयर की कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। किस तरह से देखते हैं। ये कह रहा है एनालिसिस ऑफ रीजन करो। दो तरीके के रीजन हो सकते हैं। एबनॉर्मल रीजन, अंडर रिकवरी का रीजन है एबनॉर्मल, कि जी अंडर रिकवरी क्यों हुई जी, इसलिए हो गई लाइक यहां पर डाल देते हैं हम, मशीन का ब्रेकडाउन हो गया। अरे ब्रेकडाउन होने से अंडर रिकवरी कैसे हो सकती है, बताता हूं। अब बताओ, मशीन का ब्रेकडाउन हो गया, अब मशीन का ब्रेकडाउन हो गया तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो खर्चे रिकवर नहीं होंगे, जबकि एक्चुअल में खर्चे होते रहेंगे। फिर से बताता हूँ, मेरा हाथ टूट गया, ये ऐसा हो ना, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, उल्टा तोड़ता हूँ, वैसे भी सीधे से लिखता हूँ, तो मेरा हाथ टूटा भी नहीं, चोट लग गई भैया, ऐसा मुंह पे सरस्वती माता जी बैठ गई तो क्या करूँगा मैं, मेरे हाथ में चोट लग गई और मान लो मैं 1 महीने के लिए छुट्टी ले लेता हूँ, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, ब्रेकडाउन हो गया मशीन का, ये मेरी मशीन है, इसका ब्रेकडाउन हो गया, अब मेरी मशीन का ब्रेकडाउन हो गया, मैं बच्चों को पढ़ा नहीं पाऊंगा 1 महीने तक। क्या मेरी दुकान का किराया, ऑफिस का किराया, मेरे जो क्लासरूम है उसका किराया, ये सारे किराए तब भी देने हैं? यस, यानी खर्चा तो होगा पर वसूल किसी से नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कोई क्लास नहीं चलनी, कोई स्टूडेंट नहीं आना। तो अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो भाई आपके पास पैसा नहीं आएगा। ओके, अंडर रिकवरी हो जाएगी। लेबर स्ट्राइक कर दे, भैया लेबर बोली हम काम नहीं करेंगे, अब भैया लेबर ही काम नहीं करेगी तो टीचर कैसे काम करेगा। अब मैं पहुंचा, कोई कार्ड चेक करने वाला नहीं है, कोई झाड़ू सफाई वाला नहीं है, कोई चेयर नहीं लगा रहा, कोई ऑफिस नहीं खोल रहा, सब स्ट्राइक पे बैठ गए, तो मेरा काम ठप हो जाएगा, खर्चा मुझे तब भी करना होगा। ओके, स्ट्राइक एटसेट्रा, ठीक है। ये एबनॉर्मल रीजन है, मुझे बताइए अगर एबनॉर्मल रीजन है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो ये बोले ठीक है, एबनॉर्मल रीजन है, अगर एबनॉर्मल रीजन है तो अमाउंट ऑफ अंडर रिकवरी, अमाउंट ऑफ अंडर रिकवरी ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन्स is to be transferred to PL। PL को कॉस्टिंग PL बोलते हैं, कॉस्टिंग के PL को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंपैक्ट क्या पड़ेगा भैया, कॉस्टिंग PL में लेके गए हो तो करंट पीरियड प्रॉफिट will decrease। ओके, अगर एबनॉर्मल रीजन की वजह से अंडर रिकवरी हो गई है तो फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाओ और आपका करंट ईयर का प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरे हो सकते हैं नॉर्मल रीजन। नॉर्मल रीजन क्या हो सकता है, जिसमें हमारी गलती ना हो। हमारी गलती किसमें नहीं है, मैंने सोचा 6 लाख रुपए खर्च होंगे, ओके, लेकिन मेरे पास मकान मालिक आके बोला कि इस साल किराया मैं 7 लाख रुपए लूँगा। अब बताओ इसमें मेरी गलती, जब मैंने बजट बनाया था तब तो 6 लाख था किराया और बच्चे भी 100 आने थे। तो अगर मटेरियल का प्राइस, लेबर का प्राइस, फैक्ट्री का रेंट, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएं, इन्फ्लेशन हो जाए, बेसिकली अगर इन्फ्लेशन हो जाए तो ये नॉर्मल रीजन में काउंट होगा, क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई। मैंने तो एस्टिमेशन ठीक किया था, मैंने सोचा 50,000 लगेंगे, अब किराया बढ़ के 55,000 हो गया, तो 5,000 फालतू खर्च हुई, मेरी गलती थोड़ी है, नॉर्मल रीजन है, ऐसा होता ही है। ठीक है, तो दूसरा है नॉर्मल रीजन। तो अगर नॉर्मल रीजन की वजह से आपकी अंडर रिकवरी हुई है, नॉर्मल रीजन में जनरली कॉस्ट इंक्रीज आता है, तो कॉस्ट इंक्रीज यानी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन है, नॉर्मल प्राइस इंक्रीज ऑफ मटेरियल, लेबर एटसेट्रा, नॉर्मल प्राइस एंड रेट इंक्रीज ऑफ मटेरियल, लेबर एटसेट्रा। अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो नॉर्मल रीजन है। ठीक है,
नॉर्मल रीजन से आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती है, अगर आपको ध्यान हो। नॉर्मल रीजन आपको याद होगा, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस सीपीटी में पढ़ते थे। एबनॉर्मल लॉस से मेरा प्रॉफिट कम होता है, नॉर्मल लॉस से मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। बताइए, प्राइस बढ़ गया, रेट बढ़ गया, अगर प्राइस और रेट बढ़ गया है तो इस चीज़ से तो मेरी कॉस्ट बढ़ गई। भाई मटेरियल का रेट बढ़ गया, पहले 5 रुपये था अब 5.5 है, लेबर 10 रुपये की जगह 12 रुपये ले रही है, तो भैया मटेरियल लेबर के रेट बढ़ गए तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो आप कॉस्ट बढ़ा दो। प्रोडक्शन इंडस्ट्री में 3 तरीके के आइटम हो सकते हैं। एक वो यूनिट्स हो सकती हैं जो पूरी बनकर तैयार हैं और बिक चुकी हैं, दूसरी जो पूरी बनकर तैयार हैं लेकिन बिकी नहीं है, और तीसरी जो प्रोडक्शन प्रोसेस में है। क्या कहना चाहता हूँ बताता हूँ और समझाता हूँ आखिर क्या चल रहा है। इस चीज़ को समझने में आपको अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट का वेट करना पड़ेगा। 20 मिनट लगेंगे इसे समझने में, बस इसका प्रोसेस समझ लीजिएगा किस तरह से कर रहे हैं। 20 मिनट के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, 20 मिनट के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा कुछ है तो ये इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री रेट मेथड। कहते हैं सप्लीमेंट्री रेट यानी एडिशनल रेट, एक रेट और लगाओ, जितना हमने पहले वसूल किया था उससे थोड़ा ज़्यादा वसूल करो। एडिशनल रेट धीरे धीरे आएगा समझ में, इसमें टाइम लगेगा, ध्यान से देखिएगा। एडिशनल रेट ये कहता है कि हमारे पास 3 तरीके के आइटम हैं। एक हैं वो यूनिट्स जो बाज़ार में बिक चुकी हैं, यूनिट्स सोल्ड। एक हैं यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, बनकर तैयार हैं। इन स्टॉक, लेकिन अभी मेरे पास स्टॉक में है, बिकी नहीं है, अनसोल्ड है। और यूनिट सोल्ड कौन सी है? फिनिश्ड गुड्स की वो यूनिट जो बिक गई। और तीसरा होता है यूनिट्स इन वर्क इन प्रोग्रेस, इनके ऊपर फैक्ट्री में काम चल रहा है, ठीक है। ये 3 तरीके की यूनिट हो सकती हैं। इनका कहना है, हम बताइए हम क्या करते हैं, मैं पूरे साल प्रोडक्शन करता हूँ, मैंने पूरे साल प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन में से कुछ प्रोडक्ट बाज़ार में बिक चुका है, कुछ प्रोडक्ट अभी भी मेरे पास स्टॉक में है, कुछ प्रोडक्ट के ऊपर फैक्ट्री के अंदर काम चल रहा है। यही तो होगा, पूरे साल में काम कर चुका हूँ। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए अंडर रिकवरी कब निकालते हैं। अंडर रिकवरी निकालते हैं ईयर एंड होने पर। ईयर एंड होने तक बताइए पूरे साल मैंने क्या करा होगा। कुछ यूनिट्स बनाई होंगी और बेच दी होंगी, कुछ यूनिट्स बनाई होंगी बिकी नहीं होंगी, और अभी भी मेरी फैक्ट्री बंद नहीं है, फैक्ट्री में अभी भी काम चल रहा है कुछ यूनिट्स के ऊपर। पूरे साल का आपने जितना भी खर्चा किया है, मैंने तो सोचा था 6 लाख रुपए खर्च होगा, लेकिन इन्फ्लेशन आ गई। मान लीजिए मैंने सोचा था 6 लाख रुपए खर्च होगा, पर इन्फ्लेशन आ गई, 50,000 और खर्च हो गए फालतू ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो मैंने 6 लाख सोचे थे, 50,000 रुपये की इन्फ्लेशन आ गई, 50,000 रुपये और बढ़ गए, तो ये 50,000 रुपये मुझे उस यूनिट से लेना चाहिए जो पूरे साल में बनी है। लेकिन मेरे भाई 50,000 रुपये आपको लेने हैं उन यूनिट से जो पूरे साल में बनी है। तो भाई पूरे साल में जो बनी है उसमें से कुछ तो बिक गई, जो बिक गई उनसे आप कभी पैसा नहीं ले सकते। एक बात बताइए, मैंने ये रिमोट 200 रुपये में बेच दिया, मैंने ऐसे 2000 रिमोट बनाए पूरे साल में, आराम से सुनिएगा, मैंने 2000 रिमोट पूरे साल में बनाए, इसमें से 1500 बिक गए हैं, 500 मेरे पास हैं। आराम से समझ रहे हैं बात। 200 रिमोट मैंने बनाए, 1500 बिक गए, 500 मेरे पास अभी रखे हैं, बनाए 2000, ठीक है। मान लो इन्फ्लेशन की वजह से 20,000 की अंडर रिकवरी है, इन्फ्लेशन की वजह से 20,000 की अंडर रिकवरी है, यानी मैंने इन रिमोट पर 20,000 रुपये कम वसूल किए हैं। 20,000 की अंडर रिकवरी यानी मैंने 20,000 रुपये कम वसूल किए हैं, कोई बात नहीं। 20,000 रुपये 2,000 रिमोट पर, यानी एक रिमोट पर 10 रुपये, तो आपने एक रिमोट पर 10 रुपये कम वसूल किए हैं। अब कर लो, अब करते हैं। 500 रिमोट मेरे पास स्टॉक में रखे हैं, 500 रिमोट स्टॉक में रखे हैं, 500 रिमोट पर मैंने 10 रुपये चार्ज कर दिए पर रिमोट, 5,000 रुपये। तो जो रिमोट मेरे पास स्टॉक में रखा हुआ है मैंने उसकी कीमत 10 रुपये पर रिमोट बढ़ा दी। मैंने कहा हर रिमोट के ऊपर उसका प्राइस टैग हटाओ और 10 रुपये बढ़ाकर प्राइस टैग लगा दो। जो मेरे पास स्टॉक में है मैंने उस स्टॉक की कीमत को बढ़ा दिया। आपने देखा होगा
जब भी डीजल के रेट, पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो जितना भी सामान होता है उसके रेट एक एक 2-2 रुपए बढ़ जाते हैं। तो करते क्या है लोग, जो सामान उनके पास रखा होता है उस पे से पुराना प्राइस हटाते हैं, उस पे नया प्राइस लिख देते हैं। मैंने भी वही करा, जो 500 रिमोट स्टॉक में थे उनके ऊपर नया प्राइस लगा दिया। लेकिन एक बात बताइए, जो रिमोट बिक चुके हैं, 1500 रिमोट तो बाजार में बिक चुके हैं, हर रिमोट पर 10 रुपए यानी 15,000 का नुकसान। वो 15,000 का नुकसान, वो 1500 रिमोट जो बिक चुके हैं, क्या मैं बिके हुए रिमोट वाले लोगों से पैसे वसूल कर सकता हूं? यानी जिन लोगों को मैं रिमोट बेच चुका हूं, क्या मैं उनसे कह सकता हूं भाई साहब आपसे 10 रुपए कम लिए थे? तो नहीं कह सकता। तो जो रिमोट बाजार में बिक गए वो आपका नुकसान, जो स्टॉक में है उसकी कीमत को आप बढ़ा सकते हैं। इसमें टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा, अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। ये कहते हैं कि आप इनको खर्चों को इस प्रपोर्शन में बांट दो, अंडर रिकवरी लो और इस प्रपोर्शन में खर्चों को बांट दो। इससे क्या होगा, इम्पैक्ट, जो यूनिट बिक चुकी हैं उनसे आप पैसा वसूल नहीं कर सकते, तो इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि भैया ये लोग तो चले गए, ये कस्टमर तो गया सामान लेकर, जो यूनिट बिक गई वो बिक गई, उससे पैसा वसूल नहीं हो सकता। करंट पीरियड का प्रॉफिट आपका कम हो चुका है, करंट पीरियड प्रॉफिट विल डिक्रीज। ये सब कैसे होगा, इसमें टाइम लगेगा। ओके, जो यूनिट फिनिश्ड गुड्स में बताइए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी कीमत बढ़ा दो, कोई नुकसान नहीं हो, चिंता मत करिए, चिंता बिल्कुल मत करिए। जो यूनिट्स आपके पास फिनिश्ड गुड्स स्टॉक में हैं उसके ऊपर क्या करना है, पुरानी कीमत हटाइए, नई कीमत लगा दीजिए, तो आपको नुकसान नहीं हुआ, चिंता मत करिए। अभी सामान बिका नहीं है, नुकसान तो तब होगा जब सामान आप सस्ते में बेचने, तो जो सामान आपने बेच दिया वो नुकसान में चला गया, प्रॉफिट कम हो गया। जो सामान आपके पास है उस पर आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, नो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। और जो WIP में है उस पर भी कोई नुकसान नहीं हुआ, नो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। और ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं एग्जाम्पल के बाद। अब 2 मिनट में आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मिनट में ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी और बहुत सिंपल है ये, देखिएगा। एग्जाम्पल डिजाइन करते हैं, ओवरहेड रिकवर्ड, पीछे भी 5 लाख 6 लाख लिया था ना, वही ले लेते हैं, 5 लाख रुपए। ओवरहेड एक्चुअल, ओवरहेड एक्चुअल में लगे हैं आपके 6 लाख। अंडर रिकवरी, अंडर रिकवरी हुई है 1 लाख, ठीक है। एबनॉर्मल रीजन, क्वेश्चन खुद बताता है आपको, एबनॉर्मल रीजन्स रहे हैं 40%। जब भी लिखा हो नॉर्मल या एबनॉर्मल रीजन, यानी तीसरा वाला मेथड है। कैसे पता चलेगा तीसरा वाला मेथड है, क्वेश्चन आपको बताएगा। क्वेश्चन एबनॉर्मल या नॉर्मल रीजन दे देगा तो समझ जाइए एनालिसिस ऑफ रीजन मेथड चल रहा है, ठीक है। 60% एबनॉर्मल रीजन है, ओके। अब क्वेश्चन आपसे कहेगा वैल्यू ऑफ यूनिट सोल्ड, हमने कुछ यूनिट बेच दी हैं, यूनिट्स इन फिनिश्ड गुड्स स्टॉक, कुछ फिनिश्ड गुड्स स्टॉक में है, एंड यूनिट्स इन WIP स्टॉक, WIP में है, ठीक है। यूनिट सोल्ड मान लो 20 लाख रुपए की बिक गई, ओके, और 8 लाख रुपए की यूनिट्स आपके स्टॉक में है और 2 लाख रुपए की वैल्यू पर काम चल रहा है, ठीक है। 30 लाख रुपए का टोटल सामान है पूरे साल में, ओके। अब इसमें देखिए सॉल्यूशन, इसे किस तरह से किया जाएगा, बहुत आराम से समझिएगा। अंडर रिकवरी है 5 - 6 1 लाख, 40% एबनॉर्मल रीजन है, मैं चार्ट ही बना देता हूं इसका। अंडर रिकवरी, अंडर रिकवरी है 1 लाख रुपए, ओके। इसमें कुछ एबनॉर्मल रीजन है, एबनॉर्मल रीजन्स, और एबनॉर्मल रीजन दिए जा रहे हैं 40%, 40,000 रुपए एबनॉर्मल रीजन है। ट्रांसफर टू PL, इसे PL में ले जाओ, ओके। नॉर्मल रीजन, बाकी नॉर्मल रीजन की वजह से आ गई अंडर रिकवरी 60,000 रुपए।
यानी 60,000 रुपए की कीमत ज़्यादा लगी है इन्फ्लेशन की वजह से। ये मुझे चार्ज करना चाहिए था, ये मुझे चार्ज करना चाहिए था किस पर? ये मुझे चार्ज करना चाहिए था उस सामान पर जो पूरे साल में बना है। तो पूरे साल में कितने रुपए का सामान बना है भैया? पूरे साल में 30 लाख का सामान बना है, जिसमें से कुछ यूनिट सोल्ड हो गई, वैल्यू ऑफ यूनिट सोल्ड। भैया कितने रुपए का सामान बिक गया? वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स स्टॉक एंड वैल्यू ऑफ WIP। भैया पूरे साल में मैंने ये काम किया है कि जी क्या काम किया है? मैंने 20 लाख रुपए के सामान को तो बाजार में बेच दिया, ओके। 8 लाख रुपए का सामान अभी भी मेरे पे स्टॉक में पड़ा है, ओके। और 2 लाख रुपए का मेरा WIP है, ठीक है। तो टोटल 30 लाख रुपए का मेरे पास सामान है, ठीक है। टोटल 30 लाख रुपए का सामान मैंने बनाया है इस साल, जिसमें से 20 लाख रुपए की कीमत का बिक गया, 8 लाख का स्टॉक में और 2 लाख का WIP में, ठीक है। टोटल सामान 30 लाख रुपए की कीमत का है, जिस पर 60,000 रुपए मैंने कम लगाए हैं। तो बताइए 60,000 रुपए को इसी प्रोपोर्शन में बांट दीजिए। मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा 60,000 को इस प्रोपोर्शन में, 60,000 डिवाइड बाई 30 लाख, 40,000। 40,000 तो मैं ट्रांसफर करूंगा COGS में, ठीक है। और 16,000 में ट्रांसफर करूंगा फिनिश गुड्स में, और 4,000 रुपये में ट्रांसफर करूंगा WIP में, ठीक है। ये काम मैंने कर दिया। बताइए 40,000 रुपये मैंने जो सामान बिक गया उसमें कम जोड़े हैं। टोटल 60,000 रुपये की अंडर रिकवरी है, 60,000 रुपये की अंडर रिकवरी है। 30 लाख रुपए का सामान बनाया, तो 30 लाख रुपए में 60,000 कम लगाए हैं। टोटल 30 लाख 60,000 होने चाहिए थे। आराम से समझिए, खर्चा 30 लाख 60,000 होना चाहिए था। इस 20 लाख में क्या है? मटेरियल है, लेबर है, प्लस ओवरहेड है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अब ओवरहेड मैंने जितना भी लगाया है 60,000 कम लगाए हैं, तो 60,000 रुपये भैया जोड़ने। तो 20 लाख रुपए का सामान में 40,000 जुड़ने चाहिए, 8 लाख वाले सामान में 16,000 जुड़ने चाहिए, 2 लाख वाले सामान में 4,000 रुपये जुड़ने चाहिए। पर बताइए जो सामान बिक गया, क्या उसकी कीमत में मैं जोड़कर प्रॉफिट कमा सकता हूं, या वो बिक चुका? एक कस्टमर 20 लाख का सामान ले जा चुका, क्या मैं उससे कह सकता हूं मेरे भाई 40,000 रुपये और दे दो सामान बिकने के बाद? नहीं कह सकता, वो आपका नुकसान होगा। बताइए इससे क्या होगा? कैन नॉट बी रिकवर्ड, कैन नॉट बी रिकवर्ड नाउ, देयरफॉर अब तो ये रिकवर नहीं हो सकता, कस्टमर गया, प्रॉफिट विल डिक्रीज। अब आपका प्रॉफिट ही कम होगा और कोई तरीका नहीं है। कोई बात नहीं, 40,000 से प्रॉफिट कम हो जाएगा। बताइए 16,000, क्या मैं 16,000 रुपये फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक में बढ़ाकर अब इस स्टॉक की कीमत 8,16,000 कर सकता हूं? यस, कर सकते हो। क्या मैं 2 लाख रुपए वाले स्टॉक की कीमत बढ़ाकर 2,04,000 रुपये कर सकता हूं? यस, कर सकते हो। जो सामान स्टॉक में है उसकी कीमत आप बढ़ा सकते हो। तो ठीक है, इन दोनों की कीमत में बढ़ा दूंगा, और प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? नो इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट। वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड WIP स्टॉक विल इंक्रीज। बस स्टॉक की कीमत बढ़ा दीजिए, आपके प्रॉफिट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन कहता है सप्लीमेंट्री रेट निकाल कर दिखाओ, तो सप्लीमेंट्री रेट कुछ नहीं है, इन खर्चों को बांटना है। सप्लीमेंट्री रेट अगर कोई आपसे कहता है तो अंडर रिकवरी जो बटनी है डिवाइडेड बाई टोटल प्रोपोर्शन, यहाँ वैल्यू है प्रोपोर्शन, बताता हूँ अभी। टोटल वैल्यू अंडर रिकवरी कितनी थी? 60,000 रुपये। कितने रुपए की कीमत में बटनी थी? 30 लाख रुपए की कीमत में, तो 0.02 ये आपका सप्लीमेंट्री रेट आ जाएगा। तो 2 पैसे के हिसाब से सब में जोड़ना है, तो 20 लाख में 0.02 मल्टीप्लाई करिए 40,000, इसमें 0.02 मल्टीप्लाई करिए 16,000, इसमें 0.02 मल्टीप्लाई करिए 4,000 आ जाएगा।
ठीक है, मुझे लगता है अब आपको ये बहुत क्लियर हो गया होगा कि चल क्या रहा है। अभी और क्लियर होगा, चिंता मत करिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो इससे थोड़ा डिफरेंट हो, फिर इसकी प्रैक्टिकल वर्किंग क्या है वो देखेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, तभी मजा आएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। रिकवर्ड ओवरहेड 5 लाख, ओके। एक्चुअल ओवरहेड 6 लाख रुपए, ओके। अंडर रिकवरी हो गई 1 लाख रुपए, ठीक है। एबनॉर्मल रीजन्स 40% एबनॉर्मल रीजन है। अब क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ यूनिट्स बता रहा है, उनकी वैल्यू नहीं बता रहा। अक्सर ऐसा होता है एग्जाम में, जनरली यही वाला आता है। यूनिट सोल्ड, यूनिट्स इन फिनिश्ड गुड्स स्टॉक, यूनिट्स इन वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो यूनिट बिक गई, मान लीजिए 10,000 यूनिट्स बिक गई, ओके। 5,000 यूनिट्स आपके स्टॉक में अभी भी हैं, कंप्लीटेड हैं, और 10,000 यूनिट्स आपके WIP में है। WIP का मतलब है काम चल रहा है, काम चल रहा है यानी यूनिट पूरी बनकर तैयार नहीं है। तो क्वेश्चन इसके नीचे देगा कितनी बन चुकी है, तो क्वेश्चन ऐसे देगा 50% कंप्लीट। 50% कंप्लीट का मतलब है 10,000 यूनिट 50% कंप्लीट, यानी मैं कह सकता हूं इक्विवेलेंट 5,000 यूनिट्स। दिखने में तो 10,000 यूनिट हैं, लेकिन आधा ही काम हुआ है। दिखने में 10,000 यूनिट हैं, लेकिन काम सिर्फ आधा ही हुआ है। दिखने में 10,000 बच्चे हैं, लेकिन सब सीए फाइनल के हैं, तो पूरे सीए तो नहीं बने। तो 10,000 बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन कोई भी सीए नहीं है, आधे सीए हैं। जैसे आप लोग चौथाई सीए हो, सीपीटी पास करने वाला 10% सीए मान लो, तो 10,000 यूनिट हैं जिन पर आधा काम हो चुका है। तो मैं कह सकता हूं बेसिकली 5,000 यूनिट पर काम हो चुका है। कोई बात नहीं, ठीक है। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे किया जाएगा, आराम से समझिएगा। बहुत चार्ट ही बना देता हूं। अंडर रिकवरी, अच्छा एग्जाम में आपको चार्ट नहीं बनाना, आपको कैसे करना है वो बता देता हूं मैं। पहले चार्ट बना के समझाता हूं। 1 लाख रुपए, ओके। एबनॉर्मल रीजन्स, एबनॉर्मल रीजन्स 40% थे। मैं कह सकता हूं 40,000 रुपए की अंडर रिकवरी, ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल। यहां पर नॉर्मल रीजन्स, नॉर्मल रीजन्स की बात की जा रही है तो 60%, 60,000 रुपए। अब 60,000 रुपए को बांटना है किसमें, जो यूनिट बिक गई उनमें, जो यूनिट स्टॉक में है, और इक्विवेलेंट यूनिट जो WIP में है। तो बेसिकली आपने पूरे साल में 10,000 यूनिट्स बेची हैं, 5,000 अभी भी स्टॉक में है, ओके, और 10,000 लेकिन आधा काम, तो 5,000 यूनिट्स WIP में। मैं कह सकता हूं टोटल 20,000 यूनिट पूरे साल में हैं, जिस पर 60,000 रुपए कम लगे हैं। तो हर यूनिट पर सप्लीमेंट्री रेट, सप्लीमेंट्री रेट, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाई अंडर रिकवरी डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट यूनिट्स या टोटल यूनिट्स। अंडर रिकवरी है 60,000, टोटल यूनिट्स हैं 10, 5, 5, 20,000 यूनिट। तो आप कह सकते हो ₹3 पर यूनिट, ये सप्लीमेंट्री रेट आ गया। तो हर यूनिट पे 3 रुपए, बताइए 10,000 पे 3 रुपए, 30,000 रुपए, यहाँ पर 15,000 रुपए, और यहाँ पर 15,000 रुपए। तो 15,000 से WIP की कीमत बढ़ाइए, 15,000 से फिनिश गुड्स की कीमत बढ़ाइए,
और 30,000 रुपये से आप यूनिट सोल्ड की कीमत नहीं बढ़ा सकते, वो नुकसान हो गया। तो आप पर यूनिट निकालकर सप्लीमेंट्री रेट कर सकते हो या प्रोपोर्शन में बांट दो सीधे। 60,000 रुपये को 2:1:1 में बांट दो। 30, 15, 15 नंबर तब भी आपको पूरे मिलने चाहिए। ठीक है, एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करेंगे इसी चीज को? एग्जामिनेशन प्रेजेंटेशन, वहां चार्ट थोड़ी चलेंगे। एग्जामिनेशन प्रेजेंटेशन अंडर रिकवरी आपके पास है। तो पार्ट 1 अंडर रिकवरी ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन इज ट्रांसफर टू पीएल। 1,00,000 रुपए, एबनॉर्मल रीजन से 40%, 40,000, बस काम खत्म। सेकंड, अंडर रिकवरी ड्यू टू नॉर्मल रीजन इज ट्रांसफर टू वैल्यू ऑफ यूनिट सोल्ड। इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल बोलते हैं बच्चे। यूनिट्स इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड यूनिट्स इक्विवेलेंट इन WIP स्टॉक या स्टॉक ऑफ WIP। तो इस पर ट्रांसफर कर देंगे। सप्लीमेंट्री रेट यहां पर निकालकर आप दिखा देंगे। सप्लीमेंट्री रेट अंडर रिकवरी जैसे ऊपर निकाला है, डिवाइडेड बाई यूनिट्स 60,000 डिवाइडेड बाई 20,000 ₹3 पर यूनिट। और यहाँ दिखा देंगे 10,000 यूनिट बेची, 20,000 10,000 यूनिट्स एट ₹3। तो 30,000 रुपये यहाँ ट्रांसफ़र हो गए। 5,000 यूनिट्स एट ₹3, 15,000 फिनिश गुड्स की कीमत में ट्रांसफ़र हो गए। एंड 5,000 यूनिट्स एट ₹3, 15,000 यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई। ये एग्जाम की प्रेजेंटेशन हो गई। आपको 8 नंबर दिलवाइए, इतना करना होता है। 8 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब यहां तक मुझे लगता है कि आपको पूरा चैप्टर क्लियर होगा। अब मैं जो अभी करवाया है इसको आपको विजुअलाइज करवाता हूं कि ये सप्लीमेंट्री रेट कैसे काम करता है। सारे मेथड सिखा रहा हूं, सारे मेथड कैसे काम करते हैं, सिर्फ विजुअलाइज करवा रहा हूं, आपको लिखना नहीं है। ये जो मैं कर रहा हूं समझाने के लिए ऐसा कॉस्टिंग पीएल बना रहा हूं। ऐसा कॉस्टिंग पीएल होता नहीं है। कॉस्टिंग पीएल ये फेक है, ऐसा नहीं होता, गलत है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा बना रहा हूं जिससे बच्चा समझ पाए। ऐसा होता नहीं है। देखिए, मटेरियल लगेगा, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन ही उठा रहा हूं मैं। मान लेता हूं 20,000 यूनिट है, कुछ सोल्ड हो गई हैं, कुछ फिनिश गुड्स के स्टॉक में है, कुछ WIP में है। तो 10,000 यूनिट ये और 5,000 स्टॉक में, और WIP की इक्विवेलेंट 5,000, ठीक है। फिर डायरेक्ट लेबर लगेगी, कुछ यूनिट बेच दी, कुछ यूनिट फिनिश गुड्स में, कुछ यूनिट WIP में, तीनों पर लगेगी। 10,000 यूनिट, 5,000 यूनिट और 5,000 इक्विवेलेंट। फिर लगेंगे कुछ ओवरहेड, कुछ यूनिट सोल्ड हैं, कुछ यूनिट फिनिश गुड्स में, कुछ यूनिट WIP में। 10,000, 5,000, 5,000, कुछ भी मान लेते हैं। मान लेता हूँ 10 रुपये। डायरेक्ट मटेरियल एट ₹10 पर यूनिट, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये हो गया आपका 2 लाख रुपए का मटेरियल लगा। ओके, और लेबर मान लेता हूँ 30 रुपये से, इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। ओके, तो 20,000 यूनिट पर 30 रुपये खर्च किए, ये 6 लाख। ओके,
रिकवर्ड ओवरहेड देखिए क्वेश्चन में कितने हैं, रिकवर्ड ओवरहेड हैं 5000, ठीक है 5000 रिकवर्ड हैं यानी 5 लाख, एक यूनिट पे 25 रुपये हो गए एट ₹25 पर यूनिट, इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इस सब सामान को मैंने बेच दिया बाई सेल्स, 10,000 यूनिट थी सेल वाली, बाई फिर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दो चीज़ों का है, फिनिश गुड्स का और WIP का, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब समझाता हूँ। WIP 10,000 यूनिट थी 50% कंप्लीट, 10,000 यूनिट 50% कंप्लीट, ओके। इसका मतलब है 10,000 यूनिट 50% कंप्लीट यानी मटेरियल 10 रुपये का नहीं 5 रुपये का लगाए। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि हम यूनिट को 10 की जगह 5 मान लेते हैं कि आधी यूनिट पर पूरा मटेरियल लग गया। तो या तो 10,000 यूनिट पर आधा मटेरियल लगा है या कह सकते हो आधी यूनिट पर पूरा मटेरियल लगा है। ऐसे ही यहाँ 10,000 यूनिट आधा काम हुआ है यानी लेबर ने 15 रुपये का काम किया है, तो आप कह सकते हो पूरी यूनिट पर 15 रुपये का काम या आधी यूनिट पर 30 रुपये का काम, कैसे बोल सकते हो, ठीक है। यहां पर है आपकी 5,000 यूनिट, WIP 5,000 यूनिट लिख दूं, अब तो समझ में आ ही रहा होगा आपको, ठीक है। मैं बता देता हूं फिनिश्ड गुड्स आपका 10 रुपये, 10 रुपये प्लस 30 रुपये प्लस 25 रुपये, 10 प्लस 30 प्लस 25 65 रुपये का हो गया, ठीक है जी। 65, 5,000 इंटू 65 3,25,000 रुपये का ये आ गया, ठीक है जी। 3,25,000 का फिनिश्ड गुड्स स्टॉक आ गया। अब WIP की बात करते हैं, 5,000 यूनिट, इस पे भी 10 प्लस 30 प्लस 25 65, 3,25,000 का ये आ गया। अब इसको बेच देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 80 रुपये से बेच देते हैं, 8 लाख में ये बिक गया, जबकि इसकी कीमत कितनी थी, इसकी कीमत 65 रुपये थी। 10 प्लस 30 प्लस 25 कितने रुपए का प्रॉफिट कमा लिया आपने, 15 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। अब यहां पर जोड़ते हैं इसको, ये पूरे साल मैंने कार्यक्रम करा, 8 लाख का सामान बिक गया, 325 प्लस 325 का स्टॉक में है 1450 टू प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट मेरा आ चुका है, कितना, -2 लाख -6 लाख -5 लाख, 1,50,000 का प्रॉफिट मैं कमा चुका हूं। आप वैसे भी कर सकते हैं 10,000 यूनिट 15 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है जी। इस सिचुएशन को देख के समझ लीजिए कि इस तरह से सिचुएशन होती है, ठीक है। ये सारी सिचुएशन हमारे सामने होती है। ईयर एंड हो गया, मैंने पूरे साल ये सब काम करा, मैंने पूरे साल 10,000 यूनिट फिनिश्ड गुड्स की बनाई, उन्हें बेचा, 5,000 यूनिट बनाई जो अभी तक नहीं बिकी, 5,000 यूनिट अभी फैक्ट्री में बन रही हैं, उन पर काम चल रहा है। इस तरह से मटेरियल लेबर ओवरहेड लगते हैं, सारा काम चलता है, प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉफिट आने के बाद में अब ईयर एंड पर बाई प्रॉफिट 1,50,000, मेथड 1, ट्रीटमेंट नंबर 1 बताइए क्या था, ट्रीटमेंट नंबर 1 था अंडर रिकवरी ट्रांसफर टू PL। याद आ रहा हो अगर आपको, अगर मैं अंडर रिकवरी को PL में ले जाऊं, ट्रीटमेंट नंबर 1, ठीक है, आ जाओ। अंडर रिकवरी कितनी हमारे वाले क्वेश्चन में, 1 लाख, 1 लाख की अंडर रिकवरी है, टू अंडर रिकवरी। बताइए मैंने अंडर रिकवरी PL में ले गया, प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट 1 लाख रुपए से कम हो जाएगा। अब आपका नेट प्रॉफिट बचेगा सिर्फ और सिर्फ 50,000, तो प्रॉफिट विल डिक्रीज बाई 1 लाख। समझ रहे मेथड 1 में क्या होता है, पूरे साल का प्रॉफिट आ चुका है 150, जो भी अंडर रिकवरी है उससे आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट बचा 50,000, ओके कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मेथड
कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर ले जाओ, इस साल छोड़ो, नेक्स्ट ईयर ले जाओ, यानी यहां पर दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आपका प्रॉफिट भी 150 ही रहेगा। प्रॉफिट आपका 150 रहा तो हो गया नो इंपैक्ट ऑन करंट पीरियड प्रॉफिट, 150 का 150 रहा। तीसरा मेथड सप्लीमेंट्री रेट मेथड, एबनॉर्मल रीजन, नॉर्मल रीजन, ठीक है। एबनॉर्मल रीजन है 40,000 तो पीएल में ले जाओ, वो देखेंगे। नॉर्मल रीजन में आपको सिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन